नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी की सूडान से भारतीयों को निकालने पर बैठक, कहा इमरजेंसी प्लान तैयार रखें। कल यूएन चीफ से मिले थे विदेश मंत्री। जी हाँ दोस्तों, सूडान में चल रही लड़ाई के बीच फंसे भारतीयों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की है। इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने सूडान में हालात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए इमरजेंसी प्लान तैयार रखें। पीएम मोदी ने सूडान की लड़ाई में मारे गए एक भारतीय की मौत पर संवेदना जताई। साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को चौकन्ना रहने के लिए भी कहा है। उन्होंने कहा है कि सूडान के आसपास के देशों से संपर्क रखें। इससे पहले दोस्तों, गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सूडान के लगातार बिगड़ते हालात पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की थी। दरअसल दोस्तों, सूडान में पिछले कई दिनों से मिलिट्री और पैरामिलिट्री के बीच भिड़ंत चल रही है। WHO के मुताबिक इसमें अब तक 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 3,500 लोग घायल हुए हैं। इस लड़ाई का केंद्र बनी राजधानी खार्तूम में भारत के करीब 1,500 नागरिक भी फंसे हुए हैं। वहीं सूडानी शहर अल फशेर में कर्नाटक के हक्की पिक्की आदिवासी समूहों के 31 लोग शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सीएम योगी, ममता बनर्जी और राहुल गांधी से लेकर कई बड़ी हस्तियों के ट्विटर अकाउंट से गायब हुआ ब्लू टिक। जी हां दोस्तों, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने गुरुवार को सभी लीगेसी वेरीफाइड खातों से ब्लू टिक को हटा दिया है। अब ट्विटर पर दिखने वाले उपयोगकर्ता जिनके पास वेरीफाइड ब्लू चेक मार्क है, उन्होंने ट्विटर ब्लू सर्विस सब्सक्राइब किया हुआ है और इसके लिए भुगतान कर रहे हैं। इसकी लागत वेब यूजर्स के लिए $8 प्रति माह और OS यानी कि iOS और एंड्रॉइड पर इन एप्स यूजर्स के लिए $11 प्रति माह है। दोस्तों, ट्विटर के लीगेसी वेरीफाइड ब्लू टिक हटाने के फैसले के कारण सीएम योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे राजनेताओं ने अपने सत्यापित ब्लू टिक खो दिए हैं। वहीं बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, आलिया भट्ट सहित कई बी टाउन हस्तियां, क्रिकेटरों में विराट कोहली और रोहित शर्मा समेत अन्यों ने भी ब्लू टिक खो दिए हैं। अब तक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर नोटेबल कैटेगरी के अंतर्गत बिना किसी चार्ज के वेरीफाइड ब्लू चेक मार्क देता था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिग्विजय बोले, हे महाकाल, दूसरे सिंधिया कांग्रेस में पैदा न हो। ज्योतिरादित्य का जवाब, हे प्रभु, दिग्विजय जैसे देश विरोधी भारत में पैदा न हो। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में जुबानी जंग तेज हो गई है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हे प्रभु, हे महाकाल, दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में पैदा ना हो। जवाब में सिंधिया ने इसी अंदाज में दिग्विजय पर पलटवार किया। उन्होंने ट्वीट किया, हे प्रभु महाकाल, कृपया दिग्विजय सिंह जैसे देश विरोधी और मध्य प्रदेश के बंटाधार भारत में पैदा न हो। शुक्रवार को दोस्तों, उज्जैन पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने पर कटाक्ष किया था। उन्होंने कहा था कि 15 महीने में हमारे धनाढ्य विधायक कमाई में लग गए और बिक गए। हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के विधायकों को भी ऑफर आए थे। उन्होंने 25-25, 50-50 करोड़ के ऑफर ठुकरा दिए, लेकिन बड़े बड़े महाराजा बिक गए। आगामी चुनाव में विशेष ख्याल रखेंगे कि इस बार हमारा प्रत्याशी टिकाऊ हो, ना कि बिकाऊ। दिग्विजय ने जम्मू कश्मीर में गुरुवार को हुई आतंकी घटना का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी के बाद कहा था कि इससे आतंकी घटनाएं रुक जाएगी। आतंकी हमले पहले घाटी में होते थे, अब जम्मू कश्मीर तक पहुंच गए हैं। 370 हटाने के बाद रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय के आंकड़े बता रहे हैं कि आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा कांड के 8 दोषियों को जमानत दी। 4 की याचिका खारिज। 3 दिन पहले 11 को जमानत देने से इनकार किया था। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस की बोगी जलाने के 8 दोषियों को शुक्रवार को जमानत दे दी। ये दोषी उम्र कैद की सजा काट रहे थे। कोर्ट ने जेल में बिताए गए 17-18 साल के समय और अपराध में उनकी भूमिका को ध्यान में रखते हुए जमानत दी। वहीं दोस्तों, अन्य 4 दोषियों को जमानत देने से इनकार कर दिया। इसी मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने उन 11 दोषियों की जमानत अर्जियां भी खारिज कर दी थी, जिन्हें ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। दोस्तों, ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में 31 लोगों को दोषी ठहराया था। इनमें से 11 लोगों को मौत की सजा दी गई थी, वहीं 20 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद दोषियों ने गुरुवार को हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट ने भी सभी 31 लोगों को दोषी माना था। हालांकि मौत की सजा पाई 11 लोगों की सजा उम्र कैद में बदल दी थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।
मोदी बोले चूक हुई तो देश का धन लुट जाएगा। आईएएस अफसर ध्यान रखें कि राजनीतिक दल टैक्स पेयर्स का पैसा कहां खर्च कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 16वें सिविल सर्विस डे पर आईएएस अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक दल सत्ता में आया है उस पर ध्यान रखें कि वो टैक्स पेयर्स के पैसे का इस्तेमाल अपने दल के लिए कर रहा है या देश हित के लिए, यह आपको देखना होगा। सरदार पटेल जिस ब्यूरोक्रेसी को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहते थे उसे पूरा करना है। ब्यूरोक्रेसी से चूक हुई तो देश का धन लुटे जाएगा। दोस्तों, दिल्ली के विज्ञान भवन में पीएम मोदी ने 33 मिनट तक स्पीच दी। उन्होंने कहा कि देश ने आप पर बहुत भरोसा किया है, आपको मौका दिया है, उस भरोसे को कायम रखते हुए काम करिए। आपकी सर्विस में आपके निर्णयों का आधार सिर्फ और सिर्फ देश हित होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोविड-19 देश में कोरोना के 11,683 नए केस सामने आए। कल से 7% की कमी दर्ज की गई। जी हां दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार को भारत में कोरोना के 11,692 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में सक्रिय कोरोना केस बढ़कर 66,170 हो गए हैं। दोस्तों, कोरोना से 28 मौतों के साथ अब देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,31,258 दर्ज कर ली गई है। हालांकि दोस्तों, मृतकों में 9 लोग केरल से हैं जो कि हाल ही में मृत हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों को शुक्रवार सुबह 8 बजे अपडेट किया गया था। मंत्रालय ने कहा कि कोविड मामलों की संख्या 4.48 करोड़ दर्ज की गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कनाडा के एयरपोर्ट से 121 करोड़ रुपए का सोना हुआ चोरी। पूरे कंटेनर को ही उठा ले गए चोर। 3 दिन बाद भी नहीं मिला सुराग। जी हां दोस्तों, कनाडा के सबसे बड़े टोरंटो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 17 अप्रैल की देर शाम एक स्पेशल कंटेनर पहुंचा जिसमें $14.8 बिलियन यानी कि 121 करोड़ रुपए का सोना और दूसरे कीमती सामान थे। इसे सुरक्षित तरीके से कंटेनर फैसिलिटी में शिफ्ट कर दिया गया। 20 अप्रैल को पता चला कि यह पूरा कार्गो ही चोरी हो गया। तब से कनाडा की पुलिस इसे खोजने में जुटी हुई है। दोस्तों, जांच कर इंस्पेक्टर डुई विस्टन ने इस मामले को अनोखा बताया। हालांकि उन्होंने कहा है कि वे जांच पूरी होने तक यह नहीं बता सकते कि कार्गो किस कंपनी का था और कौन सी एयरलाइन से लाया गया था और इसका वेट कितना था। इस मामले में अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस को इसके पीछे किसी बड़े गैंग का हाथ होने का शक है। यह गैंग कनाडा में है या नहीं यह भी पता नहीं चल पाया है, न कोई बड़ा सुराग हाथ लगा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एलन मस्क को लगा बड़ा झटका। पिछले 24 घंटे में गंवा दी करीब $13 बिलियन की संपत्ति। जी हां दोस्तों, BQ प्राइम की रिपोर्ट के अनुसार टेस्ला के CEO एलन मस्क के लिए बीते 24 घंटे बेहद उतार चढ़ाव भरे रहे। टेस्ला इंक के निराशाजनक तिमाही नतीजों से शेयरों में गिरावट, स्पेस एक्स के स्टारशिप प्रोग्राम की नाकामी और इसी बीच ट्विटर पर लाखों यूजर्स के ब्लू टिक को हटा देना मस्क के लिए भारी पड़ गया। ब्लूमबर्ग मिलेनियर्स इंडेक्स के अनुसार पिछले 24 घंटे में उनकी संपत्ति 12.6 बिलियन कम हुई है, जो इस साल अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मस्क की नेट वर्थ की बात करें तो टेस्ला के गिरते शेयर प्राइस का बड़ा पूरा प्रभाव उनके ऊपर पड़ा है। इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला इंक ने पहली तिमाही के नतीजों से निवेशकों को निराश किया और गुरुवार को इसका शेयर प्राइस 9.75% गिरकर $162.99 पर आ गया। इधर स्पेस एक्स के प्रोग्रामिंग स्टारशिप रॉकेट ने टेक्सास के बैकाचिक समुद्र तट स्थित लॉन्च पैड से लॉन्च किया, लेकिन महज 4 मिनट बाद मैक्सिको की खाड़ी के ऊपर ब्लास्ट हो गया। हवाई के पास प्रशांत क्षेत्र में ये दुर्घटना हुई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूट्यूबर को NSA के तहत हिरासत में लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल, कहा ऐसा प्रतिशोध क्यों। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि दक्षिणी राज्य में प्रवासी मजदूरों पर हमले के फर्जी वीडियो प्रसारित करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए यूट्यूबर मनीष कश्यप को मदुरै की सेंट्रल जेल से स्थानांतरित न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस CJI DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की पीठ ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA के तहत अपनी हिरासत को चुनौती देने वाली कश्यप की याचिका पर तमिलनाडु और बिहार सरकार को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत मांगी गई राहत के अलावा याचिकाकर्ता ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उनके खिलाफ जारी हिरासत के आदेश को भी चुनौती दी है। याचिकाकर्ता को याचिका में संशोधन करने की अनुमति दी जाती है। संशोधित याचिका पर नोटिस जारी करें। पीठ ने कहा कि हम याचिकाकर्ता को मदुरै केंद्रीय कारागार से हस्तांतरित न करने का निर्देश देते हैं। मामले में अगली सुनवाई 28 अप्रैल को की जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गौतम अडानी मुंबई में शरद पवार से मिले। 2 घंटे चली मीटिंग। एनसीबी प्रमुख ने कहा था हिंडनबर्ग केस में विपक्ष की जेपीसी मांग बेकार।
जी हाँ दोस्तों, भारत के दूसरे अमीर कारोबारी गौतम अडानी ने गुरुवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकपा प्रमुख शरद पवार से उनके मुंबई स्थित आवास पर मुलाकात की। ये बैठक करीब 2 घंटे चली। सुबह 10:10 पर मीटिंग शुरू हुई और 12 बजे तक चली। इस मीटिंग को काफी कॉन्फिडेंशियल रखा गया था, इसलिए डिटेल्स अभी सामने नहीं आई है। दरअसल दोस्तों, ये मीटिंग शरद पवार के उस बयान के बाद हुई है जिसमें उन्होंने कहा था कि राजनीतिक फायदा उठाने के लिए मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जैसे उद्योगपतियों पर हमला करना सही नहीं है। अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए विपक्ष केंद्र सरकार से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी की लगातार मांग कर रहा है। जेपीसी पर पवार ने कहा था कि पहले भी कई जेपीसी बनी है, मैं इनमें हेड भी रहा हूं, लेकिन इनमें बहुमत की ही बात मानी जाती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की नियुक्त कमेटी ज्यादा प्रभावी होगी। इसका रिजल्ट भी निकलेगा। हिंडनबर्ग वैसे भी विदेशी है, हम इसकी रिपोर्ट को इतना महत्व क्यों दें। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। आज शेयर बाजार में सुस्त कारोबार, सेंसेक्स 22 अंक बढ़कर 59,655 पर बंद। अडानी ग्रुप के 10 में से 9 शेयरों में रही गिरावट। जी हाँ दोस्तों, आज का कारोबारी दिन यानी कि हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन बाजार फ्लैट बंद हुआ। सेंसेक्स 22 अंक बढ़कर 59,655 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी बिल्कुल फ्लैट 17,624 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 14 शेयरों में तेजी और 16 में गिरावट देखने को मिली। रियल्टी, मेटल, ऑटो शेयरों में गिरावट देखने को मिला, जबकि बैंकिंग, इंफ्रा शेयरों पर दबाव रहा। हालांकि दोस्तों एमएफसीजी, आईटी, फार्मा शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली देखने को मिली है। अडानी ग्रुप की बात की जाए तो दोस्तों अडानी ग्रुप के 10 शेयरों में से 9 में आज गिरावट देखने को मिली। अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर में 2.22% की गिरावट रही। वहीं दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर्स की बात की जाए तो टॉप गेनर्स में एनटीपीसी, अडानी पोर्ट्स, एशियन पेंट्स रहे। वहीं टॉप लूजर्स की बात करें तो टॉप लूजर्स में डिविस लैब, HUL और डॉक्टर रेड्डीज रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अक्षय तृतीया से पहले सोना चांदी खरीदारों के लिए खुशखबरी, सस्ता हो गया है गोल्ड और सिल्वर। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया से पहले ही सोने चांदी में सस्ती देखी गई है। दोस्तों एक दिन पहले सराफा बाजार से खुशखबरी आई है। दरअसल दोस्तों भारतीय सराफा बाजार में 21 अप्रैल को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। कमजोर ग्लोबल ट्रेंड के बीच शुक्रवार को सराफा बाजार में 10 ग्राम सोना सस्ता होकर 60,550 रुपये पर पहुंच गया। इसी तरह 1 किलो चांदी की कीमत में भी कमी दर्ज की गई है, अब यह 75,080 रुपये में बिक रही है। HDFC सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। वहीं दोस्तों दिल्ली सराफा बाजार में शुक्रवार को सोना 430 रुपये की गिरावट के साथ 60,550 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। दोस्तों बात करें विदेशी बाजारों की तो विदेशी बाजारों में सोना और चांदी दोनों में गिरावट रही। सोना $1988 प्रति औंस है, जबकि चांदी $25.12 प्रति औंस पर कारोबार कर रहे थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मारुति की वैगन आर 1 साल में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी। मारुति ने इसकी 2.12 लाख यूनिट बेची। टॉप 10 में कंपनी की 7 गाड़ियां हैं शामिल। जी हाँ दोस्तों, कार मेकर कंपनियों ने वित्त वर्ष 2022-23 और मार्च महीने की अपनी सेल्स रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट्स के आधार पर पिछले 1 साल में मारुति सुजुकी की वैगन आर टॉप का सेलिंग कार रही। कंपनी ने 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक 12.45% की ईयरली ग्रोथ के साथ इसकी 2,12,340 यूनिट्स बेची, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2022 में यह आंकड़ा 1,88,837 यूनिट पर था। दोस्तों टॉप 10 की लिस्ट में वैगन आर सहित मारुति की 7 कारें हैं। इनमें बेलेनो, ऑल्टो, स्विफ्ट, डिजायर, ब्रेजा और इको शामिल है। इसके अलावा टाटा की नेक्सॉन, पंच और हुंडई की क्रेटा भी टॉप 10 सेलिंग कारों में जगह बनाने में सफल हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मानहानि केस, कोर्ट के झटके के बाद राहुल गांधी शनिवार को खाली करेंगे सरकारी बंगला। जी हां दोस्तों, मोदी सरनेम वाली आपराधिक मानहानि केस में सजा के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका सूरत कोर्ट ने खारिज कर दी। एडिशनल सेशन कोर्ट जज RP मोगेरा गुरुवार को कोर्ट में आए और इस याचिका पर केवल एक शब्द कहा, डिसमिस्ड। जज मोगेरा ने इस मामले पर 13 अप्रैल को दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। दोस्तों इस मामले की सीधी जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया है कि याचिका खारिज
होने के बाद अब राहुल गांधी शनिवार को 10 तुगलक लेन स्थित अपना सरकारी बंगला छोड़ सकते हैं। उनका सामान पहले ही सोनिया गांधी के सरकारी बंगले में शिफ्ट किया जा चुका है। अब राहुल गांधी हाई कोर्ट में अपील करेंगे। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, मानहानि केस में 23 मार्च को राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके अगले ही दिन यानी कि 24 मार्च को उनकी लोकसभा सदस्यता भी रद्द हो गई थी। इसके बाद 27 मार्च को उन्हें सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिला था। बंगला खाली करने की मियाद 22 अप्रैल है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, द कपिल शर्मा शो पर भड़के रैपर रफ्तार, बोले सब शोबाजी है केवल। जी हाँ दोस्तों, रैपर और सिंगर रफ्तार कुछ समय के लिए लाइव आए थे। रैपर ने लाइव आकर अलग अलग बातों पर अपनी राय रखी। रैपर ने द कपिल शर्मा शो के बारे में बात की। रफ्तार ने कपिल के शो को शोबाजी बताया। उन्होंने दावा किया कि शो में आने का सिर्फ ये मतलब है कि वो फेमस हो गए, उनकी इज्जत को बढ़ाने का तरीका है। रफ्तार ने कहा कि देखो क्या होता है, वहां जाकर ये दिखाना होता है कि हम बहुत बड़े हैं। शोबाजी है, जनता के सामने इज्जत बन जाती है, बहुत बड़े लगते हैं, घर पर माँ बाप दिखाते हैं, वो कहते हैं वो द कपिल शर्मा शो में आया था। असल जिंदगी में इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। रफ्तार यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि भले ही लोगों के बैंक में पैसा ना हो, लेकिन लोगों को लगता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लिया है। सिंगर ने कहा सेलिब्रिटी सोशल टाइप वाला आइटम है, मतलब वहाँ चले गए तो कुछ अचीव कर लेगा। अपने लाइव में बैंक में भले ही पैसा न हो, कपिल शर्मा में हो आओ एक बार। रफ्तार ने कुछ समय बाद अपना लाइव स्ट्रीम में डिलीट कर दिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अंबानी, अडानी और टाटा को टक्कर, पैकेज्ड फूड मार्केट में विप्रो ने उठाया बड़ा कदम। जी हाँ दोस्तों, देश की प्रमुख आईटी कंपनियों में शामिल विप्रो की कंज्यूमर गुड्स कंपनी विप्रो कंज्यूमर एंड लाइटनिंग ने पैकेज्ड फूड मार्केट में दबदबा बनाने की तैयारी कर ली है। इस सेक्टर में पहले से मौजूद अडानी, अंबानी और टाटा को सीधी टक्कर देने के लिए विप्रो ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कंपनी ने केरल के पैकेज्ड फूड ब्रांड ब्राहिम्स को खरीदने की घोषणा कर दी है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस मार्केट में प्राइस वार देखने को मिल सकता है। ये सौदा कितने में पूरा हुआ है इसका खुलासा नहीं किया गया है, हालांकि ये ऑल कैश डील बताई जा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, विंग कमांडर दीपिका मिश्रा ने रचा इतिहास, वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अफसर बनी। जी हाँ दोस्तों, विंग कमांडर दीपिका मिश्रा बृहस्पतिवार को वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बन गई है। वायुसेना के प्रवक्ता के अनुसार राजस्थान निवासी दीपिका मिश्रा हेलीकॉप्टर पायलट है। उन्हें मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान अदम्य साहसिक कार्य के लिए वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने यहाँ सुब्रतो पार्क में वायुसेना सभागार में आयोजित अलंकरण समारोह में कई अधिकारियों और वायु योद्धाओं को युवा सेवा पदक और अन्य पुरस्कार दिए। दोस्तों, वायुसेना के प्रवक्ता ने कहा कि वायुसेना के 2 अधिकारियों को युद्ध सेवा पदक, 13 अधिकारियों और वायु योद्धाओं को वायुसेना पदक, 13 अधिकारियों को वायुसेना पदक और 30 को विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कुल 58 व्यक्तियों को पुरस्कार प्रदान किया गया, जिनमें से 57 वायुसेना से हैं और 1 सेना से है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रिलायंस जियो के चौथी तिमाही के नतीजे घोषित, 13% बढ़ा मुनाफा, रेवेन्यू में भी आया उछाल। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज की टेलीकॉम इकाई रिलायंस जियो ने शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही के वित्तीय नतीजे घोषित कर दिए हैं। मार्च 2023 तिमाही में रिलायंस जियो का नेट प्रॉफिट साल दर साल के आधार पर 13% बढ़कर 4,716 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 4,173 करोड़ रुपए का रहा था। कंपनी ने दिसंबर 2022 तिमाही में 4,638 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट किया था। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2023 की चौथी तिमाही में जियो का रेवेन्यू साल दर साल आधार पर 12% बढ़कर 23,394 करोड़ रुपए रहा। पिछले फाइनेंशियल ईयर की इसी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 20,901 करोड़ रुपए था। दिसंबर 2022 तिमाही में जियो का रेवेन्यू 22,998 करोड़ रुपए था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, RBI रेपो रेट्स में जल्द करेगा कटौती, कम हो सकती है आपकी भी EMI। जी हाँ दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट्स की दरों में जल्द ही बड़ी कटौती कर सकता है। रेपो रेट्स की कटौती को लेकर एक्सपर्ट्स ने खास जानकारी दी है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, रेपो रेट्स में कटौती हो जाने के बाद में आम जनता की EMI भी कम हो जाएगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारतीय रिजर्व बैंक इस वर्ष नीतिगत दरों में कोई बदलाव न करने का रुख कायम रख सकता है और वर्ष 2024 की शुरुआत में दरों में कटौती भी की जा सकती है। दरअसल दोस्तों, केंद्रीय बैंक ने इस महीने की शुरुआत में पेश मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दर यानी कि रेपो को 6.5% पर बरकरार रखा था। इससे पहले RBI ने मुद्रास्फीति को काबू में लाने के लिए पिछले साल मई से लेकर कुल 6 बार में रेपो दर में 2.50% की वृद्धि कर दी थी।
तो दोस्तों यह इतिहास की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सूर्य मंदिर भारत के कौन से राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, भारत का एकमात्र सूर्य मंदिर देश के कौन से राज्य में स्थित है? अगर दोस्तों आप जानते हैं उस राज्य का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।